जनरली सभी स्टूडेंट्स को डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक से बहुत ही ज्यादा डर लगता है पेपर 1 के एग्जाम देते टाइम। उन्हें लगता है कि हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम कोई कॉमर्स के या सीए के स्टूडेंट्स तो है नहीं जिन्हें प्रॉफिट एंड लॉस से डील करना है या सेल्स प्रोजेक्शन बताने हैं। बट द फैक्ट इज आपको भी अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस एनालाइज करना आना चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स ने इंप्रूव किया है। उनके मार्क्स देख करके आप ये बता सकें कि किसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, किसकी और डिटीरियोरेट हो गई है। तो अगर आपको डेटा को इंटरप्रेट करना नहीं आता है, यानी कि अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकालना नहीं आता डेटा में, तो आप एक स्टूडेंट को हेल्प नहीं कर पाएंगे, उसे ये नहीं बता पाएंगे कि उसे कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कौन से एरियाज में अगर वो फोकस नहीं भी करेगा तो वो स्कोर कर सकता है। दैट इज उसको एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज आप नहीं कर पाएंगे। वेलकम टू यूजीसी नेट विद मेघा। इस वीडियो में हम डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम जो समझेंगे वो है डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। एक आपको ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, एक किसी सर्टेन पैटर्न या मैनर में एक इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करी जाती है। उस मैनर में आपको जब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो हो सकता है टैब्यूलर मैनर में हो, पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकती है, हिस्टोग्राम के फॉर्म में, बार ग्राफ्स के वगैरह के फॉर्म में आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको उसके बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है आपको उस डेटा में से वो इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसका एनालिसिस करना है। तो इंफॉर्मेशन का जो एनालिसिस हम करते हैं उसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। नाउ डेटा जो है हमारा काफी तरह का हो सकता है। पहला होता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा। तो इस डेटा में हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कंसिडर करते हैं, यानी कि अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, इस तरह के जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं हम उन्हें कंसिडर करते हैं। तो जिस भी चीज में हम क्वालिटी कंसिडर करते हैं वो क्वालिटेटिव डेटा हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा, जहां भी हम नंबर्स फिगर्स की बात करते हैं, क्वांटिटी जहां हम काउंट करने लगते हैं तो वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा हो जाता है। नाउ एक डेटा होता है कंटिन्यूअस डेटा। तो कंटिन्यूअस डेटा वो होता है जिसे हम डेसिमल्स या फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि किसी की हाइट हो गई, किसी का वेट हो गया। तो ये सारा डेटा जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है और इसे हम डेसिमल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जिसे हम इंटीजर्स में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बट होल नंबर्स में ही रिप्रेजेंट होता है। जैसे किसी एरिया में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, मतलब कितने लोग एक एरिया में रह रहे हैं, तो वो डेसिमल्स में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि 2.5 लोग रह रहे हैं वहां पे, या तो 2 लोग रह रहे होंगे या 3 लोग रह रहे होंगे। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसे हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। नेक्स्ट होता है ज्योग्राफिकल डेटा। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड, कि जयपुर में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतनी गाड़ियां हैं, तो ये एक ज्योग्राफिकल डेटा हो गया। या फिर यूएसए में एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम इतने लोग रह रहे हैं। तो आपने एक एरिया को कंसिडर करा और उसके बेसिस पे डेटा दिया, यानी कि टोपोग्राफी को आपने कंसिडर करा और उसके बेसिस पे जितना भी डेटा दिया उसे हम ज्योग्राफिकल डेटा कहते हैं। और लास्ट टाइप ऑफ डेटा जो है वो होता है टेम्पोरल डेटा, यानी कि टाइम रिलेटेड डेटा। एक टाइम ड्यूरेशन में के रिलेटेड आपने डेटा जो कलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल एक साल में कितने नंबर ऑफ बर्थ्स हुए, यानी कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वर बोर्न इन अ ईयर। तो वो जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसे हम कह सकते हैं टेम्पोरल डेटा। या फिर एक साल में कितने इंजीनियर्स पास आउट हुए, कितने इंजीनियर्स की जॉब लगी एक साल में, इस तरह का जो भी डेटा होगा वो होगा टेम्पोरल डेटा। अब बात करते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करते टाइम। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। बेसिकली हम अभी डूज एंड डोंट्स डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो सबसे पहले हम डोंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हम कैलकुलेटर्स बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमें मैनुअली ही करना है, यानी कि पेन एंड पेपर टेक्निक से ही सारे सॉल्विंग करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी तो प्रैक्टिस है तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, वहां जाकर हम
पेन एंड पेपर पे कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता, आपकी स्पीड बहुत स्लो रहती है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो उस वजह से आप पूरा पेपर मिस कर सकते हैं। अगर आपने कैलकुलेटर से घर पे सॉल्व किया और एग्जाम में जाके मैन्युअली सॉल्व किया तो आप 5 मिनट की कैलकुलेशन आधे घंटे में करेंगे। सबसे पहली चीज यही है कि कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं करना है, एक एक कैलकुलेशन मैन्युअली ही करनी है। आंसर गलत आए तो भी वापस से मैन्युअली करके ही आपको चेक करना है। नेक्स्ट चीज जो एग्जाम में ध्यान रखने की है वो ये है कि आप पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन यानी कि डेटा जो आपको दिया हुआ है उसे एक बार ग्लैंस देखेंगे, एक ग्लैंस में देखेंगे, मतलब सरसरी निगाह से देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे नहीं, और उसके बाद जाकर के आप क्वेश्चंस को देखेंगे और ऑप्शंस को देखेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है तो उस क्वेश्चन को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, आप उस क्वेश्चन को फॉर द टाइम बीइंग स्किप करेंगे और अपने आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। दैट इज पूरा पेपर खत्म होने के बाद, आपका पेपर 1 और पेपर 2 खत्म करने के बाद आप वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। फिर आप पीसफुली आराम से, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा होगा सॉल्व करने के लिए, तो आप आराम से फोकस भी कर पाएंगे, प्लस आपको ये डर नहीं रहेगा कि आगे का पेपर छूट जाएगा, तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वही आपको करना है। सेकेंडली, अगर आपने बाय चांस क्वेश्चन उठा भी लिया है एग्जाम में और आपने देखा कि 5 मिनट तक आप उस क्वेश्चन के साथ एफर्ट लगा रहे हैं, सॉल्विंग कर रहे हैं विगरसली, पर फिर भी आपको जो आंसर्स चाहिए हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को वहीं का वहीं छोड़ देना है आपको और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएंगे और पेपर खत्म होने के बाद वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है कि स्टूडेंट्स को लगता है जनरली कि हमें पांचों के पांचों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने चाहिए डीआई के, तो ऐसा नहीं है। आप डीआई के वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिनमें आपको मिनिमम कैलकुलेशंस या मिनिमम सॉल्विंग करनी है और आप फटाफट से जिनके आंसर्स निकाल सकते हैं उन 2-3 क्वेश्चंस को पहले कर लें। बाद में अगर पेपर करने के बाद आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आप वो क्वेश्चंस उठा लें जिनमें डिटेल्ड कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और एक और चीज है जो जनरली स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं एग्जाम प्रेशर में, वो ये है कि वो ये नहीं देखते कि कई बार ऑप्शंस में ही आंसर छुपा होता है, मतलब एक्चुअल सॉल्विंग की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ें और ऑप्शंस देखें तो सामने सामने आंसर होता है, बट स्टूडेंट उस आंसर को देखते ही नहीं है और सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्विंग में लग जाते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। पहले ऑप्शंस देख लें और अगर आप इजीली उसमें से आंसर डिराइव कर सकते हैं तो वो आंसर डिराइव कर लें। अगर लगता है नहीं होगा तो ही हम पेन एंड पेपर पे जाएंगे। अब हम बात करते हैं डूज की कि क्या क्या ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका जो चैप्टर है डीआई उसकी सॉल्विंग फास्ट हो सके और आपको वो उतना टफ और डरावना चैप्टर नहीं लगेगा उसके बाद में। सो पहली जो चीज है वो आपको याद रखनी है, ये है कि आप अगर आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो ये सारा आप सिर्फ यूनिट्स प्लेस के लिए करिए। आपको खूब सारे सालों का डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 साल की सेल्स दी हुई है और आपसे फाइंड आउट करने को कहा गया है कि टोटल सेल्स बताओ। तो आपको टोटल सेल्स निकालने के लिए पूरे के पूरे फिगर्स को ऐड करने की कोई नीड नहीं है। आप सिर्फ यूनिट्स प्लेस के जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लीजिए क्योंकि वो हमेशा यूनिक रहेगा। आगे का सम कुछ भी आए, यूनिट्स प्लेस आपकी यूनिक ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी आगे के फिगर से। तो आपने जैसे टोटल किया 4 साल की सेल्स का और आपका यूनिट्स प्लेस पे आया 3। अब आपने ऑप्शंस में जाकर के देखा कि आपके कितने ऑप्शंस हैं जो 3 से एंड हो रहे हैं, यानी कि किन किन के पे यूनिट्स प्लेस पे 3 है। आपने देखा कि आपका एक ही ऑप्शन है तो वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। बट अगर आपके पास ऐसे 2 ऑप्शंस हैं जो 3 से एंड हो रहे हैं या उनका यूनिट्स प्लेस 3 है तो आप बाकी के 2 ऑप्शंस को तो एज इट इज एलिमिनेट कर दोगे। नेक्स्ट चीज जो आप करोगे वो ये है कि सिर्फ 10th प्लेस की कैलकुलेशन करोगे। तो जनरली 10th प्लेस यूनिक होगा दोनों में से, तो आपको आंसर पता लग जाएगा। और नहीं होता है तो हंड्रेड्स, इन 3 कैलकुलेशन मैक्स टू मैक्स हंड्रेड्स तक का सम निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको एक्चुअल सॉल्विंग करने की नीड नहीं पड़ी और आपने विद इन 30 to 40 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपको इंक्रीमेंट पूछा है परसेंटेज वाइज, यानी कि आपको डिवीजन करना है, बेसिकली परसेंटेज निकालनी है, सेल्स में इंक्रीज निकालनी है, तो आप डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन जब करना हो और आपके न्यूमरेटर सारे सेम हो, यानी कि आपको सेल्स दी है 4 साल की और जो इंक्रीमेंट है वो 100 का है,
तो आपको ये पता है कि आपका न्यूमरेटर सेम है, हर साल 100 से आपकी सेल्स बढ़ रही है। तो अब आप डिनोमिनेटर आपके चेंज होते जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए ईयर 2000 में मैंने 200 रुपीज की सेल करी, 2001 में ₹300 की, 2002 में 400 की एंड सो ऑन। तो मेरी जो टोटल सेल्स वैल्यू है वो तो बढ़ती जा रही है, पर इंक्रीमेंट कांस्टेंट है 100 का। तो जब मैं 100 को 200 से डिवाइड करूंगी, 100 को 300 से और 100 को 400 से डिवाइड करूंगी, तो जो डिवीजन का आंसर होगा, जब न्यूमरेटर मेरा कॉमन है तो डिनोमिनेटर छोटा है, जहां पे भी सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वहां आंसर सबसे बड़ा होगा। तो बिना एक्चुअल सॉल्विंग के मैं ये कह सकती हूं कि इस पर्टिकुलर ईयर में मेरी सेल्स ज्यादा है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी 2000 ईयर जो था उसमें सेल्स थी 200 रुपीज की, 2001 में हमारी वो सेल्स हो गई 300 रुपीज की, 2 में हो गई 400 रुपीज की और 3 में हो गई 500 रुपीज की। तो अब आपको चेंज जो दिख रहा है, यहाँ तो कोई चेंज है ही नहीं, यहाँ इन दोनों ईयर्स का चेंज हमारा 100 है, फिर इन दोनों का भी 100 है और इन दोनों का भी 100 है। तो चेंज जो है वो तो कांस्टेंट है, बट आपका जो ईयर जिसको आपको सेल्स का बेस लेना है डिवीजन करने के लिए या परसेंटेज निकालने के लिए, वो टोटल वैल्यू बदलती जा रही है। तो अगर आप देखेंगे तो जिसका भी डिनोमिनेटर, जैसे इसका हम लेंगे प्रीवियस ईयर की सेल्स, तो 200 है, इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 300, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की सेल्स लेते हैं इंक्रीज निकालने के लिए। तो यहां हो जाएगा 400। तो जितना हमारा छोटा होगा डिनोमिनेटर, उतनी ही परसेंटेज हमारी कम आएगी, या ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतनी बड़ी परसेंटेज। तो वो वाला ईयर जो है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ईयर 2000 मैक्सिमम इंक्रीज इन सेल्स वाला ईयर होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 200 को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये अगर आपको लग रहा है कि क्योंकि मैंने सिंपल नंबर्स लिए हैं इसलिए ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी फिगर उठा लीजिए, कोई से भी फिगर उठा लीजिए, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता जा रहा है, तो सबसे छोटे डिनोमिनेटर पे हाईएस्ट वैल्यू हमेशा आएगी। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको अगर एवरेज निकालना है, तो आप देखेंगे कि जो आपको वैल्यूज दी गई हैं उनमें से आप कोई कॉमन फैक्टर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी अगर कर सकते हैं तो वो कॉमन फैक्टर को अलग हटा दीजिए, फिर आपकी जो वैल्यूज हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी। उनका सम टोटल लेके उनको डिवाइड कर दीजिए, जो टोटल नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है आपको, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर देंगे और उस कॉमन फैक्टर में आप ऐड कर देंगे, तो आपका एवरेज आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ सारों को ऐड करके एवरेज निकालने की जगह। एवरेजेस वाली ट्रिक को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक डेटा दिया हुआ है 5125 5075 5225 एंड 5300। तो आप इन सब में से 5000 को कॉमन रख सकते हैं और आप क्या करेंगे, ये जो डेटा दिया हुआ है इनका सम टोटल ले लेंगे, यानी कि 125 75 225 और 300, और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 300 और 225 प्लस 75 ये भी हमारा 300, तो 600 प्लस 125 यानी कि 725 को हमने सिंपली 4 से डिवाइड कर दिया और उसको हम इस 5000 को जिसको हमने अलग निकाला था उसमें जाकर के ऐड कर देंगे, तो हमारी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 20000 है, तो इसको 4 से हम डिवाइड भी करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5000 ही आएगी। तो वो ऑलरेडी 1/4 हमने ले लिया है, तो अब बचे हुए चीजों का हमने टोटल किया और उनका 1/4 लेके इसमें ऐड कर दिया, तो हमारा एवरेज आ गया। लास्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी चीज का परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है, कि आपको एक एक्स फिगर दिया हुआ है और कहा कि ये जो वाई फिगर है वो एक्स फिगर का कितना परसेंट है, तो आप एक्चुअल कैलकुलेशंस करने के बजाय कुछ कॉमन परसेंटेजेस हैं वो निकाल सकते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फिगर है 1273 और ये इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4563। ये एक आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है कि 1273 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4563। तो आप क्या करेंगे, 4563 के लिए कॉमन परसेंटेजेस निकाल लेंगे, यानी कि ये 100% है। अब आपने इसका 10% निकालना है, तो 10% इसका क्या होगा, एक यहाँ पे एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो इसका एज इट इज
10% आ गया, यानी कि 456.3 इसका 10% हो गया। अब कॉमन परसेंटेज 1% भी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना और भी सिंपल है। हमने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया तो वो हो गया उसका 1%, दैट इज 45.63। नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली वो है 20%, यानी कि जो गिवन वैल्यू है उसको आपने डबल करना है और एक यूनिट्स प्लेस के बाद आपने डेसिमल लगा देना है, तो आपका 20% आ जाएगा। तो ये हो गया 6, 12, 10 प्लस 1 11 एंड 9। सो ये 9126 आ गया इसका डबल 4563 का, और आपने यूनिट्स प्लेस के पास डेसिमल लगा दिया क्योंकि आपको चाहिए था 20%। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं इजीली कैलकुलेट वो है 50%। तो सिंपली गिवन वैल्यू का आप हाफ कर दोगे तो आपका 50% हो जाएगा। 2, 2, 8, 1.5, तो ये 4563 का हाफ हो गया। अब अगर आपको 5% चाहिए इसका तो आप क्या करेंगे, आप इसी डिजिट को यूज करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपकी डेसिमल एक प्लेस और आगे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि यूनिट और 10th प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा देंगे, यानी कि ये हो गया 228.15। तो ये आ गए आपके कॉमन परसेंटेजेस, और इन कॉमन परसेंटेजेस के बेसिस पे आप इजीली सॉल्विंग कर सकते हैं। अब अगर हम देखें 912 जो है वो 20% है, और जो गिवन है हमें क्वेश्चन में वो है 1273। तो इसमें हम अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं कि 300 का गैप है। तो 300 का गैप है मतलब 20 से तो वो बड़ा होगा, और अगर हम इसमें 5 ऐड कर देते हैं to 28 तो भी ये बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स 25% से भी बड़ा हो गया। तो अब आपको सॉल्विंग कहाँ देखनी है, 25 से 30 की रेंज में। 25 से 30 की रेंज में आपको चेक करना है कि आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर आपके चारों ही ऑप्शंस ऐसे हैं कि लाइक 26%, 27%, 28, 29, तो आपको फिर थोड़ा सा और सॉल्विंग करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, 20%, 5% और 1% को ऐड करके देखेंगे। हम डेसिमल की वैल्यूज अभी कंसिडर नहीं करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल और फास्टर हो जाए। तो हमने ऐड किया 912 में 228, और इसमें और ऐड कर दिया हमने 45। सो 28 प्लस 12 हमारा होता है 40, एंड 9 एंड 2 जो है 11। सो 1140 प्लस 45 हो गया हमारा टोटल 1185। सो ये अभी भी इससे छोटा आ रहा है, तो दैट मीन्स ये 26% तो हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से हम अभी चेक कर सकते हैं कि हम 28% के लिए चेक कर लें, 29% के लिए चेक कर लें, लाइक 30% डायरेक्ट निकाल लिया और उसमें से हमने ये 1% की जो वैल्यू है उसको माइनस कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली हमने आंसर निकाल लिया। तो हमें पता लग जाएगा बिना एक्चुअल कैलकुलेशन करे कि आंसर अप्रोक्सीमेटली कहाँ लाई कर रहा है। सो द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि आप क्वेश्चन थॉरोली पढ़ रहे हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड किया, क्योंकि आपने आधा सॉल्व किया फिर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अरे पूछा क्या था, फिर आप आधा सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन भी ब्रेक होता है, प्लस आपने जो अब तक की कैलकुलेशन करी वो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें बहुत चांसेस है कि आप गलत आंसर निकाल लें। और एक और चीज जो होती है जनरली कि आपने अगर क्वेश्चन थॉरोली नहीं पढ़ा और आपने ये ढंग से नहीं समझा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, और आपने कुछ और ही सॉल्व करके आंसर मार्क कर दिया, तो अगेन आप मार्क्स लूज करेंगे। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही पूछा कुछ और है और सॉल्व कुछ और कर दिया तो अननेसेसरी के मार्क्स कट हो जाएंगे। That was all for this video. Thank you for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. If you want me to cover any particular topic, you can leave your comments in the comment section. And for more details on our online course, visit our website www.ugcnetwithmegha.com, and the link for the website is given in the description below. And for regular updates, follow us on our social media handles.